2 मिनट में देश विदेश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का, जिससे कि आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे और वो भी बड़ी तेजी से। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले पीएम मोदी की वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। पीएम ने उनको महाकुंभ का जल और बिहार के मखाने भेंट किए। अब से कुछ देर पहले उन्होंने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मॉरिशस की मिट्टी को हमारे पुरखों ने खून पसीने से सींचा। कनाडा के टैरिफ का अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर जवाब दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से इस्पात और एल्यूमिनियम के आयात पर लगने वाला टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जो बुधवार से लागू भी हो जाएगा। ट्रंप के इस फैसले से दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर बढ़ने की आशंका है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा के घर को जब्त कर लिया है। चंडीगढ़ में सुखपाल खेरा के इस मकान की कीमत करीब 4 करोड़ है। ईडी ने अपनी जांच में आरोप लगाया है कि सुखपाल खेरा इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 5 साल पुराने मामले में कथित तौर पर पब्लिक मनी के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने कई जगह बड़ी होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। केंद्र सरकार ने मीरवाइज उमर फारूक और मसरूर अब्बास अंसारी के संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। मीरवाइज की संस्था अवामी एक्शन कमेटी और मसरूर अंसारी की संस्था जम्मू एंड कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। इन संस्थाओं को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। नोएडा में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह ने सोमवार को 15वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने दावा किया है कि कैंसर की लास्ट स्टेज पर थे, इस वजह से डिप्रेशन में उन्होंने आकर सुसाइड किया है। हालांकि इन दावों को उनकी पत्नी ने खारिज कर दिया है। पत्नी ने कहा है कि काम का अतिरिक्त दबाव के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया। हरियाणा के पंचकुला में चंडीगढ़ पुलिस की एक महिला कांस्टेबल की लाश बरामद की गई है। माता मनसा देवी मंदिर के नजदीक एक गाड़ी के अंदर से चंडीगढ़ पुलिस की कांस्टेबल सपना की लाश बरामद की गई है। हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह इलाका चंडीगढ़ की सीमा के नजदीक है। तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत के वैगन को अमेरिकी अधिकारियों ने लॉस एंजलिस में प्रवेश करने से रोक दिया। अधिकारियों ने पाकिस्तानी राजदूत को एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया। सूत्रों का दावा है कि विवादास्पद वीजा होने की वजह से उन्हें रोका गया। इससे पाकिस्तान के राजनयिक प्रोटोकॉल को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। और इलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक जल्द ही भारत में दस्तक देगी। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एयरटेल के साथ एक पार्टनरशिप की है। इसके तहत भारत में स्टारलिंक की सेवाएं दी जाएंगी। एयरटेल ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इस कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी दी। हालांकि स्पेसएक्स को अभी भारत से लाइसेंस मिलना बाकी। देखिए, आज फिक्र का पहला फोकस उस खबर पर है जो सबसे पहले इस चैनल ने आपके सामने ब्रेक की। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है कि यह पाकिस्तान का हाल क्या हो गया है। पाकिस्तान में जब चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन शुरू होने वाला था तो यहां आतंक की दहशत को लेकर दुनिया भर में डिबेट छिड़ गई थी। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में बैठे कई एक्सपर्ट टीम इंडिया के पाकिस्तान न जाने के फैसले की आलोचना करने लगे थे। लेकिन आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस तरह का भीषण हमला किया है, उसके बाद ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो अब इस आतंकी दहशत पर क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है। क्या लोग ये सच्चाई सार्वजनिक मंचों से कबूल करेंगे? लेकिन हम बात कर रहे हैं बीएलए की, क्योंकि बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में आज सिर्फ एक यात्री ट्रेन को हाईजैक नहीं किया है, बल्कि उस ट्रेन में सवार पाकिस्तान सेना के 20 सैनिकों की जान भी ले ली है। क्या है ये वर्ल्ड ट्रेंडिंग घटना जिससे पाकिस्तान में सुबह से हाय तौबा मच गई है। इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के होश फाख्ता हो चुके हैं और जनरल असीम मुनीर की नींद गायब है। हम आपको पाकिस्तान के इतिहास में हुआ ये सबसे बड़ा ट्रेन हाईजैक डिटेल में देने वाले हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान में इस हमले के दौरान के कुछ वायरल वीडियोस देख लेते हैं, जिससे निश्चित तौर पर बीएलए ने पाकिस्तान सरकार और सेना का ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की कैद में बंधक बनाए गए 182 पाकिस्तानी सैनिकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। जहां पर यह हवाई हमला किया गया, वहां विस्फोट के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा है। आग की लपटें आसमान छूती दिखी। एयर स्ट्राइक के बाद बीएलए ने एक्शन रोकने की चेतावनी दी, वरना बंधक बनाए गए सभी 182 पाकिस्तान सैनिकों की गर्दन उतार देने की खुली धमकी दी। बीएलए ने
जफर एक्सप्रेस को टारगेट किया था। ये ट्रेन सुबह 9 बजे क्वेटा से रवाना होकर पेशावर जा रही थी, लेकिन 500 यात्रियों से भरी ट्रेन जैसे ही बोलन इलाके में पहुंची और सुरंग नंबर 8 में दाखिल हुई, वैसे ही घात लगाए बीएलए के लड़ाकों ने उस ट्रेन पर चढ़ाई कर दी। पहले तो ट्रैक पर विस्फोट करके ट्रेन का रास्ता रोका, ट्रेन रुक गई तो हमलावरों ने ट्रेन के इंजन पर फायरिंग शुरू कर दी और इसमें ड्राइवर जख्मी हो गया। फिर इसके बाद सैकड़ों बंदूक के दम पर पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली गई। ट्रेन में सवार महिलाओं, बच्चों और बलूच नागरिकों को फौरन सुरक्षित उतारा गया, लेकिन ट्रेन में सवार पाकिस्तान सेना के कई जवानों पर कोई नरमी नहीं बरती गई। हर एक बोगी से चुन चुनकर पाकिस्तानी सैनिकों को उठाया गया। 182 सैनिकों को बंधक बनाने के अलावा 20 सैनिकों को वहीं पर मार दिया गया। बीएलए ने इसके बाद बयान जारी करके कहा कि इस एक्शन में वो बहुत मजबूत स्थिति में है और पाकिस्तान के सैनिकों को बचाने का आखिरी मौका अब यह है कि पाकिस्तान की सेना खामोश रहे, वायुसेना ड्रोन और एयर स्ट्राइक को फौरन रोक दे, वरना बंधक बनाए गए सभी पाकिस्तानी सैनिकों का कत्ल कर दिया जाएगा। बीएलए ने बताया है कि पाकिस्तान की सेना पर यह हमला उसकी मजीद ब्रिगेड ने किया है। मजीद ब्रिगेड बीएलए का फिदायीन दस्ता है। यही ब्रिगेड इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा है। मजीद ब्रिगेड के अलावा बीएलए, एसटीओएस, फतेह स्क्वाड और खुफिया शाखा जिराब के कमांडर इस ऑपरेशन में शामिल थे, जो कि पाकिस्तान के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। बीएलए ने जिन लोगों को बंधक बनाया है, सूत्रों के अनुसार उनमें पाकिस्तान सेना, पुलिस, आईएसआई, आतंकवाद निरोधक बल यानी एटीएफ पर्सनल के बेहद विशिष्ट लोग शामिल हैं। ये सभी लोग छुट्टी पर ट्रेन से पाकिस्तान के पंजाब जा रहे थे, लेकिन ये पूरा पहाड़ी इलाका होने के कारण पाकिस्तान के लिए जवाबी ऑपरेशन करने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि बीएलए के हमले पर रेलवे पुलिस का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में अब तक कई हमलावर मारे जा चुके हैं। जो जलाएगा वो खुद जल जाएगा। शमा जलती रह गई परवाना जल जाने के बाद। तो इन्होंने दूसरों को जलाने के लिए जो आग तैयार की है, आज पाकिस्तान को उसी आग का सेक लग रहा है। ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है, हॉस्टेज रेस्क्यू। और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी कि बगैर आम जनता को मारे वो टेररिस्टों को खत्म करें। बड़ा प्रिसीजन ऑपरेशन होते हैं। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर के बीच हर दिन चलती है। ये एक यात्री ट्रेन है। ये ट्रेन रोहरी चमन रेलवे लाइन और कराची पेशावर रेलवे लाइन के एक हिस्से के साथ यात्रा करते हुए 1600 किलोमीटर की दूरी हर दिन तय करती है। यह दूरी कवर करने के लिए ट्रेन को 34 घंटे 10 मिनट लगते हैं, लेकिन यह ट्रेन बीएलए के टारगेट पर बार बार आ रही है। 14 नवंबर 2024 को इसी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, 32 लोग मारे गए थे। उस दिन यह ट्रेन क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर उसी धमाके का सीसीटीवी वीडियो देख रहे हैं। उस हमले में 62 से अधिक लोग घायल हुए थे। तब भी हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। इससे पहले की घटनाओं की बात करें तो 25 अगस्त और 26 अगस्त 2024 की रात बलूच लिबरेशन आर्मी ने कोलपुर और मार्च के बीच एक ब्रिज को उड़ा दिया था, जिसके बाद ट्रेन की सर्विस रोक दी गई थी। 11 अक्टूबर 2024 से ट्रेन सर्विस दोबारा से शुरू हुई। 16 फरवरी 2023 को भी जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। ब्लास्ट तब हुआ था जब ट्रेन चिचाव तनी रेलवे स्टेशन को पार कर रही थी। उस समय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान में यह पूरा हिस्सा कितना खतरनाक बन चुका है, जैसे सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 से भी समझ सकते हैं, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो आतंक से प्रभावित है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित है, जहां पर देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में से 90% यहीं पर अंजाम दिए गए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि यह बलोच लिबरेशन आर्मी है क्या, बीएलए जिसे कहते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जितने भी फॉरेन अफेयर्स कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं, उन सबके नंबर्स बलोच लिबरेशन आर्मी के किसी न किसी वॉलंटियर के पास हैं, और वो हमेशा आपको मैसेज करके बताते हैं कि अब हम ये कर चुके हैं, अब हमने ये कर दिया है। वो हमेशा अपनी बात रखने के लिए मैसेजेस करते रहते हैं भारत के जितने भी इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो फॉरेन अफेयर्स कवर करते हैं। खैर, पाकिस्तान सेना की नंबर 1 दुश्मन बीएलए क्यों बन चुकी है?
वो बार बार पाकिस्तान की सेना को आघात क्यों पहुंचा रही है? तो इसकी जड़ में जाने पर पता चलेगा कि ऐसी तबाही के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सरकार और सेना की जालिम नीतियां दोषी है। यहां भी चीन की चालाकी बलूचिस्तान के आम लोगों के लिए बरसों से एक मुसीबत बन चुकी है। लेकिन सबसे पहले बीएलए के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत एक्टिव है। यहां पर इसका गठन वर्ष 2000 में हुआ था। आप इसे पाकिस्तान का बहुत पुराना और मजबूत विद्रोही ग्रुप भी कह सकते हैं, जिसने बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान की सेना और सरकार की बर्बरता के खिलाफ हमेशा ही आवाज उठाई है, जिसने हमेशा बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र प्रांत माना है। पाकिस्तान में अलग बलूचिस्तान की मांग 1947 से ही उठाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने आवाज उठाने वालों को इसकी खौफनाक सजा भी समय समय पर देते रही है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में वर्ष 2011 से 24 तक 10,000 से अधिक लोग जबरन गायब करा दिए गए, जिसमें अकेले बलूचिस्तान प्रांत में 2700 से अधिक केसेस शामिल हैं। खैबर पख्तूनवा में यह नंबर 3400 के आपार, जबकि बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट की वर्ष 2022 की रिपोर्ट कहती है कि बलूचिस्तान में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले 1995 लोगों की हत्याएं की गई हैं और 629 लोगों का अपहरण हुआ है। 629 लोगों 1995 195 में आपसे कहा 195 सॉरी। लेकिन बीएलए ने इसके बावजूद यहां पर न सिर्फ पाकिस्तान की ज्यादतियों का विरोध किया, बल्कि वहां चीन की एंट्री के विरोध आज भी लड़ाई लड़ रहा है। वो चीन जिसने यहां सीपेक का विस्तार किया, बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। देखिए, बलूचिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि वो बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, मिनरल्स में, और इसका फायदा चीन उठाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत ही बायस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों को, वहां की जमीन को ट्रीट करता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हैं और इसका फायदा चीन उठाने की कोशिश करता है। अब बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान के विरोध में हैं, बल्कि चीन के खिलाफ भी खुलकर सामने आते हैं। बलूचिस्तान में बगावत इसलिए भी है क्योंकि ये पूरा इलाका करीब 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में सबसे बड़ा है। पाकिस्तान के कुल भूभाग का 44% बलूचिस्तान का हिस्सा है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान और ईरान तक लगती है। यहाँ तांबा, सोना और यूरेनियम का भंडार है। 40% प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन भी यहीं होता है। इन बातों से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर बलूचिस्तान का दोहन क्यों कर रहे हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान के विद्रोही अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो बाहर निकलकर जवाब दे रहे हैं, और जवाब भी ऐसा दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर विचलित हो उठे। ट्रंप के लिए अब अमेरिका में जो रेटिंग्स हैं वो कम होती जा रही हैं, आपकी जानकारी के लिए। खैर, इसीलिए ट्रंप पर हमारी टीम ने एक पोस्टर बनाया है जो उनकी कूटनीति के साथ ही विदेश नीतियों की भी धज्जियां उड़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की झूठ नीति, हवाई कूटनीति। टैरिफ वाला खेल खेलते खेलते ट्रंप ने दावा कर दिया कि भारत टैरिफ कटौती पर राजी हो गया है। इसके 2 दिन के अंदर भारत को इस पर जवाब देना पड़ा। भारत ने कहा कि अब तक ऐसा कोई समझौता हुआ नहीं है। दोनों के बीच व्यापार को लेकर बातचीत ही चल रही है। यानी भारत ने सरेआम ट्रंप को एक्सपोज कर दिया। इस टैरिफ टेरर से अमेरिका का बाजार, जो शेयर बाजार है, वो लहूलुहान हुआ है, जिससे निवेशकों के 350 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डाउ जोन्स अमेरिकी शेयर मार्केट 890 अंक के साथ 90 अंक के साथ बंद हुआ, यानी एक दिन में 2% से भी ज्यादा की गिरावट। 1 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ। वहीं S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 जो इंडेक्स है उसमें करीब 2.7% की गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा गिरावट नास्डैक में हुई है, जो करीब 4% तक गिर गया है। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ट्रंप के चहेते इलॉन मस्क की संपत्ति में इस साल 132 अरब डॉलर की गिरावट आ चुकी है। हालांकि इलॉन मस्क अभी भी उनके सबसे बड़े फाइनेंसर हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार में इलॉन मस्क के लिए कल का दिन भी अच्छा नहीं रहा। ट्रंप की टेस्ला के शेयरों में 15% से भी ज़्यादा की गिरावट आई है। इलॉन मस्क के जो टेस्ला के शेयर हैं उनमें करीब 15% से भी ज़्यादा गिरावट आई है। इसके अलावा टेक कंपनी एनवीडिया के शेयरों में 5% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के मऊ हिंसा से जुड़ी हेट स्टोरी की फाइल
आपको उस रात का सच बताते हैं, उन कट्टरपंथियों का वो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष के पास है। ये वो कट्टरपंथी हैं जिनको चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत और उसकी खुशी शूल की तरह चुभ रही थी। कल तक ये सवाल था कि आखिर किसने जीत के जश्न पर नफरती पत्थर फेंके हैं। अलग अलग थ्योरी सामने आ रही थी, लेकिन आज सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। 5 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो में मऊ हिंसा की सच्चाई को बेनकाब कर दिया है। साफ दिख रहा है कि जुलूस के ऊपर मस्जिद के अंदर से निकले उपद्रवी टूट पड़े। लोग चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न मना रहे थे, कोई हंगामा नहीं हो रहा था। लेकिन जुलूस में शामिल लोगों को शायद पता नहीं था, बस 1.25 मिनट बाद उन पर नफरत वाले ईंट पत्थर चलने लगेंगे, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। शुरू में सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो कुछ देर बाद आने वाला था। हिंसा से पहले मस्जिद के गेट से हरी झंडी दिखाई गई। चलो शुरू हो जाओ। 5 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो का हमने एक एक फ्रेम देखा और फिर उस आधार पर हमने टाइमलाइन के हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार की, ताकि सच क्या है और झूठ क्या है ये तस्वीर पूरी तरह आपके सामने साफ हो जाए, आपके मन में कोई शंका ना रहे, वो भी वीडियो सबूत के साथ। इस वीडियो की शुरुआती 1 मिनट 8 सेकंड तक सब कुछ सामान्य दिख रहा है। मस्जिद के बगल से जीत का जुलूस शांति से निकलता दिख रहा है, लेकिन 1 मिनट 11 सेकंड पर अचानक हलचल होती है। भीड़ से होते हुए एक शख्स मस्जिद की तरफ बढ़ता है। वो गेट पर खड़े कुछ बच्चों से मस्जिद के अंदर जाने के लिए कहता है। वो बच्चे चले भी जाते हैं। असली कहानी 1 मिनट 20 सेकंड से शुरू होती है, जब वो शख्स अंदर की तरफ देखते हुए हाथ से कुछ इशारा करने लगता है। कुछ ही सेकंड में मस्जिद से लोगों का हुजूम निकल पड़ता है। माना जा रहा है कि यह आदमी अंदर जमा लोगों को सिग्नल देकर बाहर बुलाता है। लगातार वो हाथ से इशारा करता रहा और उत्तेजित भीड़ निकलती रही। इस दौरान उसने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। अगले 4 सेकंड में, यानी 1 मिनट 24 सेकंड पर मस्जिद से बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलते हैं और जुलूस की ओर दौड़ पड़ते हैं, और फिर मारपीट शुरू हो जाती है। ईंट पत्थर चलने लगते हैं। बाकायदा गाली देते हुए मारो मारो के नारे लगाए जाते हैं। आसपास की इमारतों से मस्जिद से निकले उन्मादियों का जोशवर्धन किया जाता है। ये इस वीडियो का एक हिस्सा भर है। अभी और कई सच हम बेनकाब करेंगे, लेकिन पहले आप वो नारे सुनिए जो उस रात हमलावरों ने के समर्थन में लगाए गए। मारो भगने वालों की गाड़ी होगी ना ये तो। अरे बाप रे बाप, मारो मारो मारो, तोड़ दो दावे, मारो मारो मारो। वीडियो बना उधर की वीडियो बना। हिंसा के 48 घंटे बाद आए इस वीडियो ने मुस्लिम पक्ष के आरोपों की भी पोल खोल दी है और उन लोगों को एक्सपोज कर दिया है जो खुद को सच का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हम उस पक्ष की बात कर रहे हैं जो यहां पर इन्वॉल्व है। इस वीडियो को देखने के बाद अब नफरत के चैंपियन सन्नाटे में हैं। वीडियो के कारण सच का हाई वोल्टेज झटका लगा है। जो पक्ष ये कह रहा था कि पथराव हिंदू पक्ष ने किया है, लेकिन 5 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि हमला मस्जिद से निकले लोगों ने किया है। ये इस वीडियो से दिख रहा है। इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस कर रही है। यह भी दावा किया गया है कि मस्जिद पर सुतली बम फेंका गया, लेकिन वीडियो में जुलूस शांति से जाता दिखाई दे रहा है। कोई पटाखे नहीं चले, जितना वीडियो हमारे पास है। कोई सुतली बम नहीं फेंका गया। मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि हिंदू पक्ष ने मस्जिद पर पत्थर फेंके, लेकिन वीडियो में मस्जिद पर पत्थर फेंकता कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जो वीडियो है उसमें यह भी कहा गया कि मस्जिद के सामने खड़े होकर नारेबाजी की गई, लेकिन जुलूस तो मस्जिद के आगे रुका ही नहीं। तो फिर नारेबाजी कौन कर रहा था? मुस्लिम पक्ष ने सफाई दी कि मस्जिद से हमला नहीं किया गया, लेकिन वीडियो में तो दिख रहा है कि उपद्रवी मस्जिद के अंदर से निकले और टूट पड़े। इसी तरह मुस्लिम पक्ष के अनुसार नमाज पूरी करके सब बाहर निकल रहे थे, जबकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हाथ से इशारा करके लोगों को बुलाया गया। तो TV9 भारतवर्ष के एक्सक्लूसिव वीडियो ने मस्जिद के इमाम के दावों की पोल खोल दी है। ये जो वीडियो है, साफ दिख रहा है कि कैसे वो झूठ के सहारे उपद्रवियों को बचा रहे हैं। उन्होंने मस्जिद पर सुतली बम फेंकने की दलील दी,
जो वीडियो आया उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। इमाम ने कहा कि हिंदू पक्ष ने हमला किया, वीडियो में दावा पूरी तरह झूठ निकला। यहां तक कि आपत्तिजनक नारे और मस्जिद से हमला नहीं होने के दावे भी झूठे निकले। खैर, TV9 भारतवर्ष के बाद सिर्फ इस घटना का वीडियो सबूत ही नहीं बल्कि मऊ हिंसा मामले में दर्ज FIR की कॉपी भी मौजूद है, जिसमें मुकदमा दर्ज करवाने वाले ने पुलिस के सामने घटना का सचित्र वर्णन किया है। पूरा ब्यौरा बताया कि कैसे मस्जिद के पास भीड़ पहले से जमा थी, अंदर लोग जुटे थे, जैसे वो इंतजार में थे कि आने दो फिर बताते हैं। FIR की कॉपी ये भी बताती है कि उपद्रवियों को की साजिश पहले से तैयार थी और उन्होंने वही किया जो पूर्व नियोजित प्लान का हिस्सा था। सब कुछ पहले से फिक्स था। FIR के मुताबिक हिंसा और हमले की साजिश पहले से तय थी, जिसके लिए ईंट और पत्थर भी पहले से इकट्ठा किए गए थे। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि जश्न पर हमला करने वाली भीड़ ने गाली देते हुए कहा कि आज तुम्हारा इलाज कर देंगे। जब हम लोगों ने यानी जीत का जुलूस निकालने वालों ने गाली देने से मना किया तो सब एकजुट होकर उन पर टूट पड़े। पहले से जमा ईंट और पत्थरों से पथराव करके सबको घायल किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई। इसके बाद उपद्रवी भीड़ ने धमकी भी दी कि आज तो बच गए, अगर आगे से जुलूस निकाला तो जान से मार देंगे। मऊ मामले में जो FIR दर्ज की गई है उसमें 17 आरोपी नामजद हैं, जबकि 18वें नंबर पर अन्य लिखा हुआ है। यानी हमलावरों की संख्या 17 ही नहीं, उससे ज्यादा थी। आगे जब उनकी पहचान होगी तो मुकदमे में नाम जोड़ा जा सकता है। जिन 17 लोगों को टीम इंडिया की जीत के जुलूस और जश्न में हिंसा करने का अभियुक्त बनाया गया है, उनमें सभी मुस्लिम समुदाय से हैं। उन सभी उपद्रवियों के नाम आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो उस दिन रात में जश्न मनाने वालों पर टूट पड़े। वीडियो में जो दिख रहे हैं, कठोर कार्रवाइयां होगी, रासुका लगेगी और इनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये राष्ट्रद्रोही ताकतें अपना दिल दिमाग ठिकाने से रखें। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? इंडिया में जीती थी, इसी कारण रैली निकली थी कि इन्होंने पत्थर वेला करे और इन्होंने पत्थर बरसाना शुरू करे। ये मस्जिदों पे वेला हो गए थे पहले से ही, मून बना के कि हमको पत्थर फेंकना है, और इन्होंने पत्थर फेंके। इस बात पे विवाद है। या मंदिरों में आग लगा दी, या गाड़ियों में आग लगा दी। मतलब ये पुलिस प्रशासन यहीं पर ही खड़ी थी, कुछ भी किसी ने कहा। जुलूस निकला था इंडिया जीत का, उसका घेर के पथराव किया उन्होंने। मंदिर को टारगेट बनाया, 3-4 गाड़ी में आग लगा दी था, इधर भी गाड़ी में आग लगाई, कैमरा तोड़ दिया उन्होंने। मुझे याद है दिल्ली में जब बाटला हाउस की घटना घटी थी तो बकायदा दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ऑफिसर को वहां पर डिप्लॉय किया बाद में, जिससे कि दोनों समुदायों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे कम किया जाए। बहुत डेकोरेटेड IPS ऑफिसर थे वो, अभी भी हैं, और उनका यह काम था कि जो दोनों समुदायों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करें। क्या यहां पर कुछ ऐसा होगा? सोचने वाली बात। फिक्र में अब आपको भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर मॉरिशस लेकर चलते हैं, जहां 2 दिनों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। मॉरिशस के पोर्ट लुई में भारतीय समुदाय के लोगों ने PM मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और महिलाओं ने बिहार के पारंपरिक गीत गवई की प्रस्तुति के जरिए उनका अभिनंदन किया। इस स्वागत पर PM मोदी ने सोशल मीडिया पर भोजपुरी भाषा में पोस्ट किया है और इस स्वागत को यादगार बताया। उनकी इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बिहार ट्रेंड करने लगा और लोग मॉरिशस के बिहार कनेक्शन को खोजने में जुट गए। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मॉरिशस का बिहार से क्या कनेक्शन है। दरअसल ब्रिटिश शासनकाल में 1834 से 1900 के बीच लगभग 5 लाख भारतीयों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस लाया गया। एक्सक्यूज मी, यहां आपको थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं कि गिरमिटिया का मतलब क्या है। इसका मतलब है अंग्रेजी शासन के दौरान शर्त के तहत किसी उपनिवेश में गया हुआ भारतीय मजदूर। गिरमिट शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश है। गिरमिटिया मजदूरों को विदेश जाने के लिए कागज पर अंगूठे का निशान लगवाना पड़ता था। इस कागज को गिरमिट कहते थे। जो 5 लाख भारतीय मॉरिशस गए थे उनमें बड़ी संख्या में बिहार के लोग भी शामिल थे, जो बाद में प्रवासी हो गए।
वहां के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर राम गुलाम का जन्म भी एक प्रवासी भारतीय परिवार में हुआ था और उनके पूर्वज बिहार से मॉरिशस गए थे। वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम शिवसागर राम गुलाम के पुत्र हैं, यानी उनकी जड़ें भी बिहार से जुड़ी हुई हैं। मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से नवाजा गया है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने इस बड़े सम्मान के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। इससे पहले पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल से भी मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ का जल और बिहार का मखाना भेंट किया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति की पत्नी को बनारसी सिल्क की साड़ी भी भेंट की।